गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई हमारी, है ना। चलो कोई ना, कवर करेंगे उसको। देखो क्या पढ़ रहे थे हम, धातु और अधातु की आपस में विक्रिया। धातु और अधातु की आपस में विक्रिया। कल मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को बताया भी था कि जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, बताओ। धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आयनिक यौगिक। क्या बनता है, आयनिक यौगिक। आयनिक यानी कि धातु प्लस अधातु, जब धातु और अधातु जब मिल जाते हैं दोनों तो निर्माण हो जाता है आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक का। तो जो भी आप यौगिक देखते हो ना, जो भी फॉर्मूला देखते हो, सब आयनिक यौगिक है। जो भी तुम्हारे सामने, आप जब भी साइंस की बुक खोलते हो, जब भी स्पेशली आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो तुम्हारे सामने जो भी फॉर्मूला आता है, चाहे NaCl हो, MgCl2 हो, CaCl2 हो, Na2SO4 है, जो भी फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूले कौन से होते हैं, आयनिक यौगिक वाले होते हैं, सारे के सारे आयनिक। और आयनिक का मतलब समझ जाना, आयनिक का मतलब होता है आयन, और आयन दो होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मतलब कोई सा भी यौगिक, कोई भी यौगिक एक प्लस से मिलकर बना होता है और एक माइनस से मिलकर बना होता है। प्लस वाली धातु होती है, अगर मैं बात करूं, प्लस वाली धातु है, और माइनस वाली कौन होती है, अधातु। जब प्लस और माइनस मिल जाते हैं आपस में तब जाके तैयार होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। मैंने कल एक एग्जांपल भी लिया था किसका, NaCl का। देखो कल एक एग्जांपल समझाया था तुम्हें NaCl वाला। NaCl कि NaCl किस में टूटा होता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो Na तो क्या है, धातु है। माइनस। Na तो क्या है, धातु। Cl क्या है, अधातु। तो धातु और अधातु मिलते हैं तो एक आयनिक यौगिक बन जाता है, और NaCl एक आयनिक यौगिक है। ध्यान दोगे, NaCl क्या है, एक टाइप का आयनिक यौगिक। बताओ पहले मेरे को ये समझाओ कि जब मैंने कल NaCl वाला क्लियर किया था, आपको ये चीज समझ में आई थी कि नहीं आई थी, NaCl वाला। आ गई थी सर, आ गई थी। चलो एक एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, एक और आयनिक यौगिक लेता हूं, मुझे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है उस, और वो एग्जांपल है, वो है MgCl2। MgCl2 Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब MgCl2 कैसे बना हुआ है, MgCl2 कैसे बना, तो ध्यान देना। जो MgCl2 है, इसमें एक टुकड़ा तो किसका है, Mg का। सबसे पहले आपको इसको टुकड़ों में तोड़ना है। एक टुकड़ा Mg का है और एक टुकड़ा क्लोरीन का है। फिर दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि जो बायां टुकड़ा है, जो बाईं तरफ है, वो प्लस का होता है, और जो दाईं तरफ होता है वो किसका होता है, माइनस का। फिर तीसरी बात तुम्हारे दिमाग में ये आएगी कि जो प्लस वाला होता है वो धातु होती है, प्लस वाली धातु, माइनस वाली अधातु। तो प्लस और माइनस जब मिल जाते हैं तब बन जाता है आयनिक यौगिक। तो हमें तो यहाँ पर यह समझना है कि MgCl2 कैसे जुड़ा होगा, MgCl2 कैसे जुड़ा होगा। सबसे पहले तो इनको अलग करोगे दोनों को, सबसे पहले दोनों को अलग कैसे, इधर तो आ गया Mg, इधर आ गया क्लोरीन। मैग्नीश Mg कितने नंबर पर आता है, 12 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2। 2 ये वाला देखो क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे। 17 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5 3p5। 5। अब कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि लुईस ने एक बात कही थी, लुईस ने, कि अगर दो तत्वों को मिलकर एक आयनिक यौगिक बनाना है तो उन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोष में क्या होना चाहिए, उनका अष्टक पूरा होना चाहिए। बात अपने दिमाग पर छाप लो आप। अगर दो तत्वों को मिलकर एक आयनिक यौगिक बनाना है तो उन दोनों तत्वों के बाह्यतम कोष में सबसे बाहर वाली क्लास के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपस में पार्टनरशिप करके 8 इलेक्ट्रॉन करवाओ आप, कैसे भी जैसे करके। तो देखो मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा कौन सी है, तीसरी। मैग्नीशियम की देखो पहली कक्षा सबसे अंदर वाली होती है जो नाभिक की तरफ होती है,
पहली के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी। जैसे मैं आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि तीसरी क्लास बाहर वाली क्लास कैसी है, तो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लो ये मैग्नीशियम है, नोटिस करना हर चीज को। मैग्नीशियम में कितनी क्लास आ रही है? 1 2 3। ये मैग्नीशियम की पहली क्लास, ये मैग्नीशियम की दूसरी क्लास, और ये मैग्नीशियम की तीसरी क्लास। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। अब मुझे बताओ बाहर वाली क्लास पहली है कि तीसरी है? पहली, तीसरी। तीसरी। अंदर से बाहर जा रहे हो, तीसरी। अंदर से परमाणु के बाहर निकल रहे हो आप। पहली, दूसरी, तीसरी। अगर चौथी होती तो चौथी हो जाती, पांचवी थी तो पांचवी सबसे बाहर वाली क्लास हो जाती। तो ऐसे चलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, हम ऐसे चलते जा रहे हैं, तो बाहर वाली क्लास होती है। यहाँ पर बाहर वाली क्लास है तीसरी, और इसमें भी क्लोरीन की बात करें तो इसमें भी बाहर वाली क्लास कौन सी है? तीसरी ही है। अब तीसरी। बताओ मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष का मतलब बाहर वाली क्लास, क्लास को कोष भी कह सकते हैं। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 2 क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और 2 7। 7। अब देखो मैग्नीशियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉनों की। 6 इलेक्ट्रॉनों की। इसको अष्टक पूरा करना है ना, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिमांड है कितने की? 6 की। और क्लोरीन को कितने की डिमांड है? 1 की। 1 की। क्लोरीन को डिमांड है 1 की। अब क्या होगा? अब यही होगा कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, या तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे, या फिर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? मैग्नीशियम। अब आप नोटिस करना, सुनो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इसके पास तो 2 है, तो फिर ये 1 देगा कि 2 देगा? दोनों देगा। ये 2 देगा। दोनों देगा सर। 2 देगा, लेकिन 2 कैसे देगा? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 रह गए ना। एक क्लोरीन को 1 चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितने चाहिए? 2 गए। 2। समझ में आ रही बात? Cl2, क्लोरीन के 2 लग रहा है, 2, इसका मतलब क्लोरीन संख्या में 2 है। तो ये 1 क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। 1 क्लोरीन के पास 1 की कमी है, तो 2 क्लोरीन के पास 2 की कमी हो गई ना, और उन दोनों कमी को पूरा कौन करेगा? मैग्नीशियम, जो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम की जिम्मेदारी है कि वो उसकी अष्टक को पूरा करेगा, क्लोरीन के अष्टक को। अच्छा, मैग्नीशियम ही क्लोरीन के अष्टक को पूरा क्यों करेगा? क्लोरीन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। मैग्नीशियम के पास 6 की कमी है, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि मैग्नीशियम के पास इतनी पावर नहीं है कि वो क्लोरीन से 6 इलेक्ट्रॉन खींच सके। नहीं, 6 इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचा जा सकता। 6 इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए बहुत पावर की जरूरत पड़ती है, इतनी पावर मैग्नीशियम के पास नहीं है। हाँ, लेकिन क्लोरीन को तो 1 की जरूरत है ना, क्लोरीन इजीली खींच लेगा मैग्नीशियम के पास से। दोनों के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैग्नीशियम को तो 6 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। तो ज्यादा इजी काम कौन सा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन खींचना। इसीलिए मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? क्लोरीन को, और इनका काम चल जाएगा आपस में। और देखो इनमें कैसे बॉन्डिंग होगी, ध्यान रखना, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं तुम्हें खोल कर दिखाऊं ना कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में कैसे जुड़े हैं, तो देखो ऐसे जुड़े हुए हैं, नोटिस करना। Mg सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इधर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये बॉन्ड होता है इनके बीच में। देखो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, ध्यान देना। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? ये 9th क्लास में सीखा है, आपको याद रहनी चाहिए। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। और ये भी ध्यान रखना, जिसकी जितनी संयोजकता होती है ना, वो उतने ही बंध बनाता है। जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतने ही बंध बनाता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है ना, तो वो 2 ही बंध बनाएगा। अगर क्लोरीन की संयोजकता 1 है तो वो 1 ही बंध बनाएगा। और यहाँ पर देखो बंध मैंने बताया था, बंध सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, और 4 बॉन्ड भी होता है। लेकिन 4 बॉन्ड एक साथ नहीं आते, ये मेरा बताया हुआ है। 4 बंध कभी भी एक साथ नहीं आते। 2 तत्वों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ सकता है,
दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, दो तत्वों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन दो बंधों के बीच में चार बंध नहीं आ सके, फोर्थ बॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक है, चार बॉन्ड नहीं आते एक साथ, क्यों? क्योंकि चार चार बंधों को पकड़ने के लिए बहुत पावर चाहिए। तीन जो बंध है उनको संभाला जा सकता है, चार बंधों को नहीं संभाला जा सकता। हाँ, चार बंध अलग अलग तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं एक एक करके। जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। तो कार्बन कितने बंध बनाएगा? चार। ये अपने दिमाग में छाप लो, जिसकी जितनी संयोजकता उतने ही बंध बनाएगा, जिसकी जितनी संयोजकता उतनी बंध बनाएगा। फिर आप बोले सर हमें कैसे पता लगेगा कि संयोजकता कितनी होती है? पढ़ो जाके 9th क्लास के नोट्स उठाओ, सारी चीज पढ़ाई हुई है, 1 से लेकर 20 तक की संयोजकता तो रट डालो तुम। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में चार बंध होते हैं, लेकिन चार बंध एक साथ कभी नहीं आते। चार बंधों को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 हो गए ना कार्बन के चार बंध, 1 2 3 4, या तो ऐसे एडजस्ट कर दो या फिर दो दो को एक साथ कर दो, दो दूनी चार, ये भी एडजस्ट किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक तरफ तीन बंद और एक अकेला, लेकिन चार एक साथ कतई नहीं आते, ये अपने दिमाग से निकाल देना, कभी भी चार बॉन्ड नहीं आएगा। लेकिन अब यहां पर देखो, टॉपिक पर आओ, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? 2। कितने बंध बनाएगा? 2। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। कितने बंध बनाएगा? 1। अब देखो, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा क्लोरीन। मैग्नीशियम के दो बंध कहां पर है? आप इसके अंदर देखो, मैग्नीशियम के दो बंध कहां पर है? एक बंध तो ये रहा और एक बंध ये रहा, हो गया ना मैग्नीशियम के दो, एक इधर है, एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है। फिर देखो क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो क्लोरीन एक बंध बनाएगा। इस क्लोरीन का एक बंध ये रहा और इस क्लोरीन का एक बंध ये रहा। ये जो बंध आ रहा ना, ये बंध, ये क्लोरीन का भी है और मैग्नीशियम का भी है। ये जो बंध है ये मैग्नीशियम का भी है और क्लोरीन का भी है। मैग्नीशियम का 2 बार इसलिए आया क्योंकि मैग्नीशियम 2 बंध बना रहा है। कितने बंध बना रहा है? 2। कोई बोले सर ऐसे लिख दें क्या? कुछ कर रहे Mg डबल बॉन्ड Cl, कई बोले ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो दोनों तरीके से गलत है। पहली बात तो मैग्नीशियम के 3 बंध हो गए, 1 2 और 3, जबकि मैग्नीशियम के तो कितने होता है? 2। क्लोरीन के कितने बॉन्ड होता है? 1। तो क्लोरीन के 2 हो गए, 1 और 2, क्लोरीन 2 बनाता ही नहीं, 1 ही बनाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ऊपर वाली संरचना बिल्कुल सही है। ऐसे स्ट्रक्चर है, अब आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना MgCl2, ये हकीकत में ऐसा जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम के दोनों तरफ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, लेकिन हम एक साथ बोल देते हैं MgCl2, 2 रह गए ना क्लोरीन, MgCl2, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, मेरे को ये चीज समझानी है कि कैसे मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दिया, कैसे क्लोरीन का अष्टक पूरा हुआ, कैसे इसका अष्टक पूरा हुआ। नोटिस करना, ध्यान देना। तो सबसे पहले बनाओगे मैग्नीशियम का डायग्राम। अच्छा, और ये जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेना, जब भी हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब भी हम इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों की कितनी पार्टनरशिप होती है, तो हमेशा उन तत्वों के बाह्यतम कोश की बात की जाती है। हमें तत्व के बाहर वाली कक्षा से मतलब होना चाहिए, अंदर वाली कक्षाओं से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो मैंने गोला लगा रखा ना, इन कक्षाओं को तो भूल ही जाओ तुम, इस पर याद नोटिस करो और इस पर। अच्छा मुझे बताओ कि मैग्नीशियम की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्रॉस का मतलब है इलेक्ट्रॉन, क्रॉस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देख लो ना, बीच में मैग्नीशियम, इधर क्लोरीन, और ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, क्योंकि इसकी बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमेशा बाहर वाली कक्षा ही देखी जाती है। हमेशा बाहर वाली कक्षाओं के बीच में ही इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, अंदर वाली कक्षाओं से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब ये बताओ क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ।
1 2 3 4 5 6, एक इधर बना दो 7। ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, जो 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में वो के वही इसमें होंगे। 1, ये 3, ये 5 और ये 7, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इनका अष्टक पूरा करवाना हमें। अब इनका क्या पूरा करवाना है? अष्टक पूरा करवाना है। अब क्या होगा, यहां से नोटिस करना क्या कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद गए। एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? मैग्नीशियम से। तो देखो ये क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस वाले की देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक इससे लेगा, तो ये क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो एक बॉन्ड आ गया। एक बंद का मतलब है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर इस मैग्नीशियम ने इधर वाले क्लोरीन को भी 1 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 1 बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो बताओ क्लोरीन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्लोरीन का हो गया। 8 हो गया। तो फिर मैग्नीशियम का तो नहीं हुआ। जबकि जबकि नियम ये है कि दोनों के अष्टक पूरे होने चाहिए, मैग्नीशियम का भी अष्टक पूरा होना चाहिए। देखो मैग्नीशियम का भी हो चुका है। कैसे? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना बाहर वाली कक्षा में, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? दोनों क्लोरीनों को। तो तीसरी क्लास हट गई ना उसकी। यस। अब उसे तीसरी क्लास से कोई मतलब नहीं है। अब उसकी बाह्यतम क्लास कौन सी है? दूसरी। और दूसरी में 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8। इसका मतलब मैग्नीशियम का भी काम हो चुका है, क्लोरीन का भी काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो मेन टारगेट है मेरा समझाने का, मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ऋण आयन और धन आयन मिलकर आपस में आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब धातु और अधातु आपस में क्रिया करती हैं, धातु अधातु आपस में क्रिया करती हैं, और क्रिया करके क्या बनाती है? आयनिक यौगिक। क्रिया करके क्या बनाती है? आयनिक यौगिक। और धातु अधातु आपस में कैसे क्रिया करती है? उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कैसे होती है? उनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का डायग्राम कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर है। ये ज्यादा मैं चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 4th चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़नी है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आयनिक बहुत सारे यौगिक। तत्वों की। बहुत मजा आएगा उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब बताओ ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ ये गई दूसरा तरीका सर। लगाऊं? आ आ गई गई सर। सर। पल्ले पड़ गया ना? आ रही। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे यही पूछा जाएगा धातु और अधातु आपस में क्रिया कैसे करती हैं, तो बता देना। धातु अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक होता है वो आयन प्लस और माइनस से बना होता है, जिसमें धातु प्लस होती है और अधातु माइनस की होती है। और एक एग्जाम्पल देके समझा देना, या तो NaCl का एग्जाम्पल उठा लेना, या फिर किसका एग्जाम्पल ले लेना? ये MgCl2 का, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। ये लो, अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ोगे? आयनिक यौगिक। आपको दिमाग, आप टॉपिक के साथ टॉपिक उठाया करो। आपको ऐसे सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। आपको ये बिल्कुल दिमाग में लगाना पड़ेगा कि सर अब कौन सा टॉपिक आएगा। टॉपिक तुम्हारे सामने है, धातु अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ से आयनिक यौगिक स्टार्ट हो गया। अब पढ़ा जाएगा टॉपिक आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? आयन वाले यौगिकों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें प्लस माइनस होता है। बिना प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ने हैं, और कितने पढ़ने हैं? 4। 4 टॉपिक पढ़ते ही हमारा आधा चैप्टर क्या हो जाएगा? आधा क्या मतलब 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 30% बचेगा, वो 2 दिन की क्लास में पूरा होगा, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म करवा रहा हूं पहले मैं। ये तो थोड़ा सा क्या, ये नेटवर्क डाउन चल रहा है, पावर ऑफ हो जाती है, वरना हमारा ये चैप्टर कब का ही पूरा हो जाता है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। अब आयनिक यौगिक बहुत सारे हैं। आयनिक यौगिक कौन से होते हैं मैंने समझा दिया, जो धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। मैं एग्जांपल डाल सकता हूँ बहुत सारे। NaCl एक आयनिक यौगिक है,
MgCl2 एक आयनिक यौगिक है, CaCl2 एक आयनिक यौगिक है, Na2CO3 एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, AlCl3 एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि सब धातु है, धातु से बने हुए हैं। ये प्लस, ये माइनस, 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 that is called every compound of ionic compound has प्लस एंड माइनस, जिनके पास प्लस भी है, जिनके पास माइनस भी है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक के सारे के सारे। अब इनमें क्या गुण होते हैं, वो गुण पढ़ने हैं आपको। तो गुण 4 ये मैं बता दूं, वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन मेन जो गुण है वो कौन कौन से हैं। पहला गुण आपको ये बताना पड़ेगा कि आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। क्या आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, क्या आयनिक यौगिक द्रव होते हैं, या फिर आयनिक यौगिक गैस होते हैं? तो गैस तो होते ही नहीं, अपने दिमाग से निकाल दो। आयनिक यौगिक कभी भी गैस नहीं होते हैं, ठीक है। द्रव भी बहुत रेयर केस में मिलेंगे आपको, जब इनमें पानी मिलाया जाएगा। बाकी आयनिक यौगिकों की जो अवस्था होती है ना, काफी कठोर होती है, ठोस होती है। अब देख लो ना, NaCl तो नमक होता है, तो नमक की भौतिक अवस्था कौन सी होती है? ठोस। सोडियम कार्बोनेट, ये आपका पढ़ा हुआ है धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धावन सोडा, ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीजें आपने देखी नहीं होगी, लेकिन पहला जो पॉइंट बनेगा ना, वो भौतिक अवस्था का बनेगा। और भौतिक अवस्था में आपको लिखना है आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ठोस के साथ साथ भंगुर अवस्था के होते हैं। भंगुर का मतलब इनके ऊपर थोड़ी सी चोट मारोगे तो बिखर जाएगा, जैसे नमक का ढेला। डली देखी ना, नमक की डली। हमने डली नहीं देखी क्योंकि हमारे पास अभी तो पहले आजकल तो क्या है, रिफाइंड नमक आने लग गया, डायरेक्ट मिलता आपको नमक, पिसा पिसा आता है। पहले नमक के ढेले आते थे, नदियों से उठा के लाते थे, कैसे भी नमक के ढेले, तो उनको पीट पीट कर पीसना पड़ता था। तो जो आयनिक यौगिक है उनको आप हैमर्ड करोगे, थोड़ी सी चोट पहुंचाओगे उनके ऊपर, तो वो बिखर जाते हैं। और बिखरने की प्रकृति को क्या बोला जाता है? भंगुरता। हालांकि आयनिक यौगिक ठोस है, ठोस होते हैं, लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं, इतने ज्यादा कठोर नहीं होते हैं। उनको चोट मारने पर वो बिस्किट की तरह फस हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आयनिक यौगिकों की अवस्था कैसी होती है, वो भौतिक अवस्था में बता दोगे आप। दूसरा पॉइंट, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक। जब ठोस है तो आप सोच सकते हो, ठोस चीजों को गलाने के लिए, उबालने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों के दोनों उच्च होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बताओगे, जल में विलयता। क्या ये पानी में घुल सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल सकते हैं। और नंबर 4 वाला जो पॉइंट है वो है विद्युत की चालकता। तो बताओ इनमें से करंट पास हो सकता है क्या? 100%। यस सर। समझे क्यों? क्योंकि इनके पास तो आयन पड़े है ना, प्लस माइनस। सोचना ही नहीं इस बात को। वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो ये लिख देगा कि आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कहां से होंगे? ये तो बहुत अच्छे तरीके से सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास चार्ज है प्लस माइनस, करंट चलेगा ना, आयनों का चलना ही तो करंट होता है, तो बिल्कुल ये विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमें तैयार करने हैं, ये तो मैंने मोटा मोटा बताया है, इनको डिटेल से पढ़ना में। पहला भौतिक अवस्था का, दूसरा गलनांक और क्वथनांक, तीसरा जल में विलयता, और चौथा विद्युत की चालकता। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट ले रहा हूं, पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? भौतिक अवस्था। हाँ, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या डिटेल्स दोगे आप? भौतिक अवस्था की डिटेल्स ये है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक वो कठोर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? कठोर या फिर ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, लेकिन चोट मारने पर या इनको पीटने पर ये क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। और बिखर जाते हैं मतलब बिखर जाना कौन सा गुण होता है? भंगुरता। भंगुरता, ठीक है। इतनी डिटेल देनी है आपको भौतिक अवस्था के अंदर। लिख देना, आयनिक यौगिक कठोर और ठोस प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, लेकिन ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनको चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं। इतने हार्ड नहीं है कि आप उसको चोट मारोगे वो खुलेगा, ये खुल जाता है। ये तो प्रैक्टिकल करके देख लो आप। नमक का ढेला नहीं खुल सकता क्या? नमक के ढेले को तो हम ऐसे चूटी से ही मसल सकते हैं,
के ले नमक तक को पीएच के ऐसे आप हाथ से ही कर सकते हो उसको। तो नंबर 2 गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। और गलनांक क्वथनांक से क्या मतलब है? गलनांक आप जानते हो वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु किसमें चेंज होती है? द्रव में। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव वस्तु किसमें चेंज होती है? गैस में। ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। जब कोई चीज कठोर होती है, जब कोई चीज ठोस होती है, तो उसके गलनांक क्वथनांक कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमें पता है, you know very well and we are very well that the ionic compound has the physical state of solid and hardness। जो इनकी भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। और कठोर भौतिक अवस्था होने के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च। हाँ, उच्च बताना आपको, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और इनके गलनांक और क्वथनांक कितने होते हैं? जैसे NaCl का गलनांक क्वथनांक कितना है, MgCl का कितना है, इनका कितना है? तो बुक में देखना, इसके जस्ट ऊपर एक टेबल बना रखी है। ये वाला टॉपिक आप बुक में देखना, इनके ऊपर एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में आगे लिखा हुआ है किसका गलनांक कितना है, किसका क्वथनांक कितना है। वो आपको याद करना वहां से। गलनांक क्वथनांक टेम्परेचर में आएगा। जैसे मैं पूछूं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ कितने डिग्री टेम्परेचर पर पिघलने लग जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस। जीरो। जीरो। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? 0, 0 डिग्री टेम्परेचर पर। और पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लग जाता है? 100 डिग्री। हाँ, 100 डिग्री। ऐसे ये जो मैंने तत्व लिख, सॉरी, ये जो आयनिक यौगिक लिख रखे हैं ना, इनके गलनांक क्वथनांक के टेबल आपको किताब से तैयार करने हैं। वो याद करने का मैटर है, उसमें क्या दिमाग लगाओगे, याद करना आपको बस, ठीक है। उच्च होते हैं। पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है जल में विलयता। जल में विलयता। जल में विलयता से मतलब है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आयनिक यौगिक पानी में घुल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल घुल सकते हैं। आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जल एक ध्रुवीय विलायक है। विलायक का मतलब पानी हमेशा विलायक होता है। ध्रुवीय का क्या मतलब है ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, बहुत चीजें समझानी पड़ती है इसके लिए। तो जो अध्रुवीय विलायक होता है ना, अध्रुवीय विलायक, सिर्फ अभी शब्द याद रखोगे आप। अध्रुवीय विलायक आप नहीं समझ सकते अभी, आप शब्द याद रखना कि जो अध्रुवीय, जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, और अध्रुवीय विलायक के मैं एग्जांपल दूं, जैसे केरोसिन, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, ये अध्रुवीय विलायक है। जल ध्रुवीय विलायक है। और ये सारी चीजें कैसी है? अध्रुवीय विलायक। अगर ध्रुवीय अध्रुवीय ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बता देना कि ये जल में विलय होते हैं। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, इन पदार्थों में आयनिक यौगिक अघुलनशील है, इनमें नहीं घुलते। आयनिक यौगिक सिर्फ पानी में घुल सकते हैं। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में आयनिक यौगिक कभी नहीं घुलते हैं, इनके अंदर वो कभी भी नहीं घुलते हैं। आगे बात समझ में? तीसरे पॉइंट में इतना मसाला डालना है कि आयनिक यौगिक जल में विलय है, अर्थात जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें आयनिक यौगिक घुल सकते हैं, जबकि आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायक जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में नहीं घुल पाते हैं, अघुलनशील है वहां पर। ठीक है। अब एक लास्ट का है पॉइंट नंबर 4, विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता। तो बताओ, आयनिक यौगिकों में करंट पास होता है कि नहीं होता? होता है। होता है सर। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में। ये स्पेशल पॉइंट है। आयनिक यौगिक अगर ठोस है, आयनिक यौगिक बिल्कुल ठोस है, सूखे हैं, ड्राई है, तब तो करंट पास नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ठोस वस्तु में क्या होता है, ठोस के जो परमाणु होते हैं ना, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, वो गति नहीं कर सकते। जैसे नमक, सूखा नमक है, आप उसमें बिजली का तार डालोगे, करंट पास नहीं करेगा। वो नमक कब करंट पास करेगा? जब आप उसको गलित अवस्था में लाओगे। और गलित अवस्था से क्या मतलब है? जब आप नमक में पानी डालोगे। तो ये स्पेशल ध्यान रखोगे, आयनिक यौगिक केवल गलित अवस्था में या आयनिक यौगिकों के जलीय विलयनी विद्युत का क्या कर सकते हैं? चालन कर सकते हैं। आयनिक यौगिक अगर ठोस और सूखी अवस्था में हैं तो वो विद्युत का चालन नहीं करते। अब कोई पूछे क्यों सर, ऐसा क्यों होता है?
तो इसका कारण ये है, इसका आंसर ये है कि अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो उनके परमाणु आपस में बंधे हुए होते हैं, उनके जो आयन होते हैं ना, आयन वो गति नहीं कर पाते। प्लस माइनस जब गति नहीं करेंगे, जब तक प्लस माइनस टूटेंगे नहीं, प्लस में और माइनस में नहीं टूटेगा वो। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि ये NaCl है और ये कौन सी अवस्था में है, ठोस। ध्यान देना, पूरा पूरा नोटिस करोगे इसके ऊपर। देखो सुनो, NaCl है, नमक है, ठोस अवस्था में है, इसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है। जब तक इसमें पानी नहीं डालोगे ये अलग नहीं होगा। अलग होने का मतलब है अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। और टूटने का मतलब है हमें आयन मिल गए। टूटने का मतलब है हमें क्या मिल गया, आयन मिल गया ना। और आयन मिलने का मतलब है आयन स्वतंत्र हो चुके हैं, और स्वतंत्र आयन जब चलने लग जाते हैं तो वो विद्युत का क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रवाह स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, आयनिक यौगिक अगर ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत का प्रवाह या विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? तो इसका एक ही आंसर है, जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं तो उनके परमाणु, उनके आयन आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए वो गति नहीं कर सकते। गति नहीं करेंगे तो करंट भी पास नहीं करेंगे। और आयनिक यौगिक गलित अवस्था में करंट इसलिए पास करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में आने से आयनिक यौगिक टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में उनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, वो गति करने लग जाते हैं, और आयनों का प्रवाह, आवेश का प्रवाही विद्युत धारा कहलाती है, करंट कहलाती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। समझ गए आ ना? गई ये लो, सर। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म 4 है, भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, जल में विलयता, और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है विद्युत की चालकता। ठीक है, तो 60 या 70% के आसपास चैप्टर कवर हो चुका है आपका, धातु और अधातु वाला। अब जो इसका पोर्शन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण, कि नीचे जब खान होते ना, धातुएं कहां से निकाली जाती है, नीचे माइन से निकालती है, खानों से। तो धातु हम नीचे से निकाल के तो लाएंगे, लेकिन उन धातुओं को शुद्ध कैसे करेंगे, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यही सारी चीजें पढ़ने को बाकी रह गई। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।